चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है फिजिक्स का डेरिवेशन। तो फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन पोर्शन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है, आपके वेव ऑप्टिक्स में, यही तीन बेसिकली डेरिवेशन वाले चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे डेरिवेशन और मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये सारे डेरिवेशन मैं आपको कराने वाला हूँ। बेसिकली 2 से 3 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर लग सकता है। मतलब आप 3 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर पूरे फिजिक्स का डेरिवेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ। यहाँ मैं ये मान के चलूँगा कि थोड़े बहुत बेसिक्स आपको पता हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको पता हैं। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता पाऊँ। लेकिन चूँकि मुझे थोड़ा वीडियो थोड़ा शॉर्ट भी रखना है, आपको जल्दी से रिवाइज कराना है चीज़ों को, इसीलिए ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी डेरिवेशन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना गॉस लॉ है जो कि हर बार पूछा जाता है, वो तो अपन देखेंगे ही। लेकिन सबसे पहले जो थोड़े बहुत नॉन इम्पॉर्टेंट भी हैं मैं उस पर भी बात कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला ही है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन 2 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब कितने बच्चे बोलेंगे कि सर कूलम्स लॉ तो पहले बताइए, कूलम्स लॉ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, कूलम्स लॉ बेसिकली ये बोलता है कि यदि 2 चार्जेस स्पेस में रखे हों, ध्यान से सुनना और बिल्कुल सीरियस लेना इस बात को, 2 चार्जेस यदि r दूरी पे किसी भी फ्री स्पेस में, किसी स्पेस में फ्री स्पेस में रखे हुए हों, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी k q1 अपॉन में r², जहां k क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यदि किसी मीडियम में रख दोगे तो फिर यहाँ पे ER से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो इस पे हालांकि बेसिकली अपन उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है 2 चार्जेस यदि फ्री स्पेस में रखे हो तो k अपॉन में r², फोर्स लगता है दोनों के बीच में। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। और फोर्स हमेशा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लगती हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी सबसे काम की बात कि दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब ये फॉर्मूला तो हर किसी के लिए लगेगा, लेकिन ये जो Q1 Q2 है ना, बेसिकली Q1 Q2 ये पॉइंट चार्जेस हैं। मतलब अगर कल को आपने पॉइंट चार्जेस नहीं लिया, जैसे कोई एग्जांपल सर, जैसे कि रॉड, रिंग, जो कि हम बात करेंगे, रॉड हो गया, रिंग हो गया, वो सभी पॉइंट चार्जेस नहीं है, तो उस समय फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा Q1 अपॉन में r², लेकिन Q और R की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, Q और R की वैल्यू चेंज होगी। और फिर जो टूल बनाया गया है वो है इंटीग्रेशन, वो अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पे अगर बात करें हम, तो मान जाइए ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। पिछले ही क्लास में बोला था कि थोड़ा सा मेरा x n टाइप में होता है, तो आप इसको एडजस्ट कीजिए, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। इससे r1 दूरी पे कोई Q1 चार्ज है ओरिजिन से, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी वेक्टर जो देते हैं ये ओरिजिन से ही दूरियां ले जाती हैं, ठीक है। और कोई Q2 चार्ज है R2 दूरी पे, ठीक है। तो इनके बीच में भी कुछ दूरियां होंगी, लेट से बोल दिया जाए उसको डेल्टा r। क्या बोल दिया जाए, डेल्टा r। तो इनके बीच में दूरी कितनी है, डेल्टा r। तो यदि कूलम्स लॉ से पूछोगे कि इस समय जो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, तो कूलम्स लॉ बोलेगा, मैं इसको बेसिकली इरेज करूंगा, कूलम्स लॉ बोलेगा कि F इज इक्वल टू होता है Q1 अपॉन में r², ठीक है। अगर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो R की जगह क्या होगा, डेल्टा R का होल स्क्वायर, डेल्टा R, और चूंकि सभी वेक्टर इसको भी अपन वेक्टर ही लिखते हैं, डेल्टा R का होल स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा R का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ये क्यों लगाया सर मॉडुलस, ताकि पॉजिटिव बने। दूरियां हमेशा कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो इसीलिए मॉडुलस लगा दिया ताकि पॉजिटिव बना रहे। अब हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू Q1 अपॉन में मॉड डेल्टा R का होल स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, और डायरेक्शन कौन बताता है, r कैप। डायरेक्शन क्या बताता है, r कैप। अब देखिए ये क्या होता है, r कैप। वेक्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, वेक्टर में बेसिकली बताया जाता है कि कोई भी वेक्टर का जो कैप होता है वो होता है वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस।
ठीक है। हालांकि यहाँ पे कौन सा कैप होगा, हमको ये वाला ये वेक्टर लेना है, ये इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डेल्टा आर का कैप यहाँ पे लिखता हूँ। बेसिकली क्या लिखता हूँ, डेल्टा आर का कैप। तो ऊपर हो गया के Q1 Q2 अपॉन में डेल्टा आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा आर का होल स्क्वायर, सॉरी डेल्टा आर। ठीक है। कुछ देर बाद यदि आप इसको देखिएगा तो ये हो चुका है के Q1 Q2 इंटू में डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा आर वेक्टर का क्यूब। ठीक है, ये हो गया डेल्टा आर। अब बेसिकली हम क्या करें, डेल्टा आर निकाल लें। क्या कर ले, डेल्टा आर निकाल लें। अब बोलिएगा सर एक डेल्टा आर से एक डेल्टा आर उड़ा दूं क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना। इट इज अ वेक्टर बट इट इज द मॉडुलस। ये जहां आपका मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में के कैप में होगा, वहीं ये वैल्यू है, मतलब कि ये हो सकता है 3 4 5 6 इस टाइप में हो सकता है। तो आप कैसे काट सकते हैं, इट इज अ मॉडुलस और इट इज अ वेक्टर। तो ये हो गया आपका फोर्स बेसिकली, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो बेसिकली हम यहां से अगर देखें तो डेल्टा आर भी निकाला जा सकता है। कैसे डेल्टा आर निकाला जा सकता है, ट्रायंगल लॉ से। किस लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। यदि आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से डेल्टा आर कितना होगा, डेल्टा आर वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में मैं सिखाता हूं कि दो तीर एक दूसरे को फॉलो करती हुई, जो भी दो वेक्टर दो तीर एक दूसरे को फॉलो करती हुई जाती है, उनका सम जो इनका अपोजिट डायरेक्शन में जाता है जो वेक्टर, उनके बराबर होती है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, R1 वेक्टर प्लस में डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। दो तीर एक दूसरे का पीछा करती हुई और जो इसके अपोजिट में, वही तो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो भी वेक्टर एक दूसरे का पीछा कर रही है उनका सम बराबर टू जो इनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज R2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बात लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें तो F वेक्टर कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन में मॉड आर की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉड में R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर का क्यूब इंटू में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, चलिए ये नोट कीजिए आप। बेसिकली अगला डेरिवेशन हम करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितने भी छोटे मोटे डेरिवेशन पूछे जाते हैं उस पर बात करूंगा। तो इससे पहले मात्र 1 या 2 मिनट में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप देखिए, दो चार्जेस आपको पता है फोर्सेस लगाएंगे, लेकिन कोई भी चार्ज कितने रीजन में फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज पे, या किसी दूसरे के द्वारा लगाए गए फोर्स को कितने एरिया में एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट एरिया विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। जैसे मान जाइए कि ये Q1 है, ठीक है, इस एरिया में, इतने एरिया में यदि आप किसी Q2 को लेकर आते हैं तो ये Q2 पे फोर्स भी लगाएगा और Q2 पे लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस भी करेगा। जो Q2 उस पे फोर्स लगाएगा वो उसको एक्सपीरियंस भी करेगा। तो ये रीजन इस Q1 का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला दी जाती है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला दी जाती है दैट इज में KQ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो चार्ज होता है यहाँ पे, बेसिकली टेस्ट चार्ज नहीं होता ये। इसको क्या बोला था, बेसिकली टेस्ट चार्ज, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हमने क्या रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली टेस्ट चार्ज कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली टेस्ट चार्ज नहीं होता, वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो KQ अपॉन में फिर से दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी, दैट इज R, तो KQ अपॉन में R²। ठीक है, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ अपॉन में R²। लेकिन ध्यान रहे ये भी चार्ज Q कब होगा, जब चार्ज कैसा होगा, पॉइंट चार्ज। कैसा होगा, ये पॉइंट चार्ज होगा तभी Q लेंगे, वरना दूरियां और चार्ज सब क्या होंगी, बदलेंगी। जैसे कि पहला केस हम दिखाते हैं आपको रॉड में। ठीक है, कि कोई रॉड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कोई भी रॉड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसे मान लीजिए रॉड है, किसने बोला कि इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, क्या इसकी कुछ लंबाई होगी, मान लीजिए इसकी लंबाई है L। कितनी है लंबाई, L। अगर इसकी लंबाई है L तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि इसके प्रत्येक पार्ट पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा।
ये बोल रहा है कि प्रति मीटर जो चार्ज है इस रॉड पे वो है लैम्डा कूलम। कितना है? लैम्डा कूलम। कहीं भी लैम्डा आ जाए तो समझना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? उसके लेंथ पे। कहाँ है? लेंथ पे। कभी भी सिग्मा आ जाए, यहीं पे बता देता हूँ, सिग्मा कूलम पर मीटर, इसका मतलब समझना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? उसके एरिया पे। ठीक है, मतलब चार्ज उसके एरिया पे फैला हुआ है। और रो कूलम पर मीटर आ जाए तो समझना चार्ज कहाँ फैला हुआ है? वॉल्यूम में। जैसा कि सर कोई एग्जांपल, जैसा कि स्फेयर, क्या हो जाएगा? स्फेयर। आप स्फेयर देखो, स्फेयर के कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्फेयर पे? उसके वॉल्यूम पे। एरिया की बात करें तो सर डिस्क पे। डिस्क देखो, डिस्क जो पहले सीडी आया करता था वो डिस्क, ठीक है, उस पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? उसके एरिया पे। रॉड पे कैसे होगा? तो उसके लेंथ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कोई क्यू चार्ज है, इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आप इससे पूछेगा कि कितनी दूरी पे है, तो मैं बोल रहा हूं ये बेसिकली आपको ए दूरी पे है। किस पॉइंट से? इस पॉइंट पे। अब सोचिए इस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखिएगा? कि क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या लीजिएगा? चार्ज। क्या हर एक पॉइंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? इस पे, इस चार्ज पे, क्या इस रॉड का हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना? क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट हर एक पार्ट अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अगर हर एक पार्ट अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है तो सभी के सभी जन इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम क्यू ना लेकर एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे इस पे। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे जिसको हम बोलेंगे कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस पे। ठीक है, तो चूंकि ये छोटा है इसलिए हम इसका नाम क्या दे देंगे? डी क्यू। क्या नाम दे देंगे? डी क्यू। अगर आप पूछेगा कि ये कितनी दूरी पे है इससे, तो हम बोलेंगे कि ये x दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? x दूरी पे। इसका खुद का जो विड्थ है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं dx। कितना विड्थ है इसका? dx, जो इस q दूरी से कितने पे है? x दूरी पे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भाई फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है ना, और फिक्स दूरी के लिए है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकाल के ये छोटा है तो इसलिए हम क्या लिख दिए? डी मतलब छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर कितना है? एक्स स्क्वायर। कितना है? एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब बेसिकली हमको ये डी क्यू निकालना है। तो डी क्यू कैसे निकलेगा? यूनिटरी मेथड। अगर आपने बचपन में यूनिटरी मेथड सीखा होगा कि एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया, तो 5 चॉकलेट का दाम कैसे होगा? इजीली हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसने बोला लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे जो चार्ज है वो कितना है? लैम्डा। आज के दिन हमारी पूरी लंबाई कितनी है? एल, सॉरी गलत बोल दिया, एल लेंथ पे। ठीक है, एल लेंथ पे। चलिए ठीक है, तो यहां पे बेसिकली देखिए लैम्डा कूलम पर मीटर का क्या मतलब है कि 1 मीटर पे जो चार्ज है दैट इज लैम्डा कूलम। 1 मीटर पे चार्ज कितना है? लैम्डा कूलम। तो डी क्यू पे कितना होगा? डी क्यू पे हो जाएगा लैम्डा इंटू डी, लैम्डा इंटू डी क्यू, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, ये कितने विड्थ का है? dx का है ना, तो dx पे कितना हो जाएगा? dq, लैम्डा इंटू dx। बेसिकली क्या 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज, 1 मीटर पे लैम्डा कूलम चार्ज, तो dq पे कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। ये लैम्डा क्या होता है? बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसे बेसिकली कई लोग q बाई एल पे लिख देते हैं। ठीक है, यदि इस पूरे रॉड पे चार्ज है q, इस पूरे रॉड पे चार्ज कितना है? q, तो हम इस लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? q बाई एल। तो बेसिकली हम यहाँ पे लेके चले लैम्डा इंटू dx। तो उसको बुलाइए इधर, वो बोला डी वेक्टर इज इक्वल टू के डी क्यू। क्या लिख सकते हैं हम? लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? आपने पढ़ा ही होगा क्या करा जाता है इसका? इंटीग्रेशन। यदि आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डी वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई वेक्टर। कहां से कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक लगाइएगा? तो लिमिट में देखते हैं कि क्या वेरिएबल है यहाँ पे? x है ना वेरिएबल। x कहां से कहां तक बदल रहा है? तो पहली बार जो x आप लीजिएगा वो इस पॉइंट पे ले सकते हैं। ठीक है, और जो आखिरी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? ये, वो इससे कितनी दूरी पे है? a प्लस एल। तो जो पहला एलिमेंट है वो बनता है लोअर लिमिट, पहला एलिमेंट इससे कितनी दूरी पे होगा? a, और आखिरी एलिमेंट कितनी दूरी पे है? a प्लस एल। तो लिमिट लगी a से a प्लस एल। आपको पता है के लैम्डा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन में x, और कहां से कहां तक? a से a प्लस एल तक। अब जो भी मैं करा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो सेम टू सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन में आर। तो बेसिकली जो आर स्क्वायर यहां पे ले रहे हैं वो बेसिकली क्या हो जाएगा? आर। तो ऐसा ही डिट्टो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? के लैम्डा, और लिमिट रख दीजिएगा -1 अपॉन में ए प्लस एल प्लस 1 अपॉन में ए। चलिए अगला डेरिवेशन।
अब देखिए ये जो रॉड था ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल रॉड था, ऐसे हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ठीक सामने चार्ज था। लेकिन जो अगला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड, मतलब इस बार जो रॉड होगा वो बेसिकली ऐसा होगा। ठीक है, वर्टिकल में रखा होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और ये कोई चार्ज है क्यू, और बताना है ये रॉड इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पे फिर से रॉड है तो लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, लेंथ पे इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है बेसिकली, और अपर वाला पार्ट, ध्यान रहे अपर वाला पार्ट इसके साथ θ1 एंगल बना रहा है, और लोअर पार्ट ऑफ द रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 एंगल बना रहा है। ध्यान रहे θ1 θ2 मैंने कैसे लिया। ठीक है, अपर पार्ट कितना एंगल बना रहा है θ1 हॉरिजॉन्टल के साथ, और लोअर पार्ट कितना एंगल बना रहा है θ2। फिर से जाहिर सी बात है कि रॉड का हर एक पॉइंट इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो हम कोई एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। ठीक है, तो इस बार ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये बेसिकली हम मान लीजिए ये है छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, तो ये इस हॉरिजॉन्टल से y दूरी पे है, कितना ऊंचा है y ऊंचा है, कितना ऊंचा है y ऊंचा। और चूंकि y क्यों माना सर, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग है ना, पिछली बार किस एक्सिस के अलॉन्ग था, x एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए हमने x और dx में खेला था, तो यहां किस में खेलेंगे y और dy में। पूछा जाए कि ये कितना एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो बोला जाएगा कि ये वर्टिकल के साथ बेसिकली, थोड़ा सा ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इसको ध्यान से बनाइएगा, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इसका खुद का जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो छोटा सा एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज डी थीटा। कितना है वो डी थीटा, मैं इसको बेसिकली थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा, ये थीटा और ये कितना होगा डी थीटा। मतलब ये वाला पार्ट कितना एंगल बना रहा है चार्ज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा, कितना थीटा। चलिए तो देखिए फॉर्मूला तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, कुछ भी बदल जाए फॉर्मूला नहीं बदलने वाला। फॉर्मूला क्या है, के क्यू नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे डी क्यू, क्योंकि छोटा सा चार्ज है, छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन में इसकी दूरी, बोलिए दूरी कितनी होगी। मान लीजिए इसकी जो दूरी है दैट इज डी, कितनी है दूरी डी, कितनी है दूरी डी। ठीक है, तो इसकी जो दूरी होगी वो दूरी आप कितना लेंगे, बोलिए ये वाली दूरी कितनी होगी, ये कितनी दूरी होगी, कैसे निकालिएगा आप, ये दूरी कैसे होगी, क्या ये डी, क्या ये थीटा, तो ये वाली जो दूरी होगी अगर आप इसको आर बोलते तो क्या ये डी सेक थीटा होगा, सोच लेना। क्यों भाई, ट्रिग्नोमेट्री, ये डी है तो ये कितना हो जाएगा डी सेक थीटा। ये क्या है हाइपोटेनस और ये क्या है बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा, तो बेस क्या है डी, हाइपोटेनस क्या है आर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा डी, 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो क्या हो गया डी सेक थीटा। तो बेसिकली आर को यहाँ पे क्या रख दे मैं डी सेक थीटा, आर को क्या रख दे डी सेक थीटा और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया के डी क्यू अपॉन में डी सेक स्क्वायर। अब डी क्यू को रखें तो डी क्यू क्या होगा, डी क्यू फिर से पिछला वाला डी क्यू हमेशा क्या होता है, जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो लैम्डा इंटू डी एक्स, और डी एक्स की यहाँ पे क्या है आज के दिन डी वाई है। ठीक है, तो के लैम्डा डी वाई अपॉन में डी सेक थीटा का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा बेसिकली। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे थीटा और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, मतलब डी वाई काटने वाला यहाँ पे भी काट सकता है, यहाँ पे भी काट सकता है, वाई वेरी कर रहा है, वाई क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। और जैसे जैसे वाई वेरी करेगा क्या थीटा भी वेरी करेगा। अगर कल को मैं यहाँ पे काटूँ तो उसके लिए थीटा अलग होगा, यहाँ पे काटूँ तो थीटा कुछ अलग होगा, यहाँ पे काटूँ तो थीटा कुछ अलग होगा। मतलब यहाँ वेरिएबल्स आर थीटा एंड वाई, क्या थीटा और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं। तो जिस दिन आप इंटीग्रेशन की टोपी आप इसको पहनाइएगा, इंटीग्रेशन बोलेगा कि सिर्फ मेरे अंदर एक ही वेरिएबल्स अलाउ हैं। ठीक है, कितने वेरिएबल्स अलाउ हैं एक, आपको दो वेरिएबल्स अलाउ नहीं होते इंटीग्रेशन में, दो वेरिएबल्स अलाउ नहीं होते। तो यदि दो वेरिएबल्स अलाउ नहीं होते तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल बनाने के लिए दोनों में रिलेशन खोजा जाए कि थीटा और वाई में क्या रिलेशन है। जैसे आप खोजिएगा थीटा और वाई में क्या रिलेशन है, ये ट्रायंगल आपकी आंखों के सामने आएगा, ये ट्रायंगल से बोलिएगा भैया थीटा और वाई में रिलेशन दो, तो ये बोलेगा ये थीटा है, ये y है और ये d है। अगर आप यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये बेस है, तो क्या लिखा जा सकता है y बाई डी, और परपेंडिकुलर और बेस को लेके कौन सी थीटा डिफाइन किया दिया, क्या tan थीटा। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू कितना d tan थीटा, y कितना आ गया d tan थीटा। देखिए थीटा और y में रिलेशन भी पता चल गया, तो dy भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ से dy क्या हो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या कर दिया मैंने इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्या y का क्या हो जाएगा dy और d tan थीटा का d सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का कितना हो जाएगा d थीटा। बस यहाँ से रिप्लेस करना है, तो d का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई वेक्टर, और
कि लेमडा का तो लेमडा ही रहा, dy की जगह क्या लिख सकते हैं, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है। अब ध्यान से सोचिएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसके कारण, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ दूर होती है, क्या डी वेक्टर ऐसा होगा। अब डी वेक्टर तो टेढ़ा निकल गया, डी वेक्टर कैसे निकल गया, टेढ़ा निकल गया, तो डी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट होंगे। डी वेक्टर कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक जो परपेंडिकुलर है किसके, रॉड के, ये देखिए रॉड के कैसा है परपेंडिकुलर, रॉड के कैसा है परपेंडिकुलर, और एक रॉड के कैसा है पैरेलल, कैसा है पैरेलल। तो थीटा कौन होगा बेसिकली, अगर ये थीटा तो कौन वाला थीटा, क्या ये थीटा, भाई ज्योमेट्रिक थीटा कौन होगा, वो होगा। तो इसको क्या बोला जा सकता है, डी कॉस थीटा, और इसको क्या बोला जा सकता है, डी साइन थीटा। क्या बात मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं कि ई मैं परपेंडिकुलर वाले निकाल रहा हूं, ई परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू में किसकी गुणा करूंगा मैं, किसकी गुणा करूंगा, इनटू में कॉस थीटा, किसकी गुणा करूंगा, इनटू में कॉस थीटा। तो देखिए इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, कैसे सेक स्क्वायर थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को मार दिया, कॉस थीटा कैसे आपको समझ में आया, क्यों, क्योंकि ई वेक्टर इधर की तरफ लग रहा है ना, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो इसको मैंने बोला डी कॉस थीटा और इसको बोला मैंने डी साइन थीटा। अब इतना दूर तो डी है, और कॉस थीटा निकालने के लिए डी कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की मैंने गुणा कर दी। सिमिलरली आप डी साइन थीटा, मैं वो नहीं कराऊंगा, वो आपको निकालना है, ये डी है, इसमें आप साइन थीटा की गुणा कर दीजिएगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ, लिमिट कैसे लीजिएगा, क्या जो थीटा वेरी कर रहा है वो यहां से यहां वेरी कर रहा है, क्या इसके लिए आप देखिए तो थीटा कितना है, थीटा 2, और इसके लिए देखिए तो थीटा 1। अब ऊपर वाले को आप पॉजिटिव लिए तो नीचे वाले को कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो जो लिमिट होगा वो कहां से कहां आएगा, -θ2 से θ1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी, एक डी से एक डी भी उड़ जाएगा। तो बाहर हम कांस्टेंट को एक बार निकाले तो k λ/d बाहर आ गया, अंदर ही अंदर cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, θ1 से -θ2। तो इसको खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, k λ/d साइन θ1 प्लस में साइन θ2, ठीक है। ऐसे ही आप ई पैरेलल भी निकाल दीजिएगा, बस साइन थीटा वहां पर रख दीजिएगा, लिमिट चढ़ा दीजिएगा, आपको ई पैरेलल आ जाएगा। तो वो आपका होमवर्क रहेगा कि आप ई पैरेलल जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ई परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया, k λ/d साइन θ1 प्लस में साइन θ2। θ1 क्या है, अपर पॉइंट को जोड़ने वाला एंगल, और θ2 क्या है, लोअर पॉइंट को जोड़ने वाला एंगल, कहां से, हॉरिजॉन्टल से। तो नोट करिएगा, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर हमारा कितना आया है, k λ/d साइन θ1 प्लस में साइन θ2। ई परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड। दो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता है ना, एक परपेंडिकुलर टू द रॉड और एक पैरेलल टू द रॉड। अगर आपने निकाला होगा तो ई पैरेलल आएगा k λ/d cos θ2 माइनस में cos θ1, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको कभी कभी पूछा जाता है कि अगर कल को रॉड इनफाइनाइट हुई, तो इनफाइनाइट कहने का मतलब काफी लंबे लेंथ की, ठीक है, काफी लंबे लेंथ की, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज क्यू ले लें तो क्या हर बार थीटा बढ़ता जाएगा, क्या हर बार थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे ऊपर और नीचे की तरह, क्या हर बार थीटा बढ़ता जाएगा। इन्फिनिटी पे क्या थीटा बनेगा, क्या इन्फिनिटी पे बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा होगा। तो अगर आप सोचेंगे तो θ1 और θ2 इन्फिनिट के टाइम पे कितना होगा, 90 डिग्री। अरे कितना हो सकता है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि थीटा तो हमेशा बढ़ रहा है ना, तो बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो दोनों दूरियां हमेशा पैरेलल हो जाएंगी। तो उस टाइम जो थीटा बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे θ2 और θ1 को 90 डिग्री रखिएगा तो जो ई नेट निकल के आता है वो आता है k λ/d। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब, आप इस समय नेट लीजिएगा ई नेट, तो ई नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, √, में ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में ई पैरेलल का स्क्वायर। मेरे साथ रखिए θ1 और θ2 90, cos 90 कितना होता है, मेरे हिसाब से तो cos 90 1 होता है। कितना होता है cos 90, 1 की 0, cos 90 कितना होता है 0। तो अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो 0 - 0 कितना हो जाएगा 0, तो ई पैरेलल तो साफ हो गया। sin 90 कितना होता है 1, तो sin 90 1 होते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा 2k λ/d, कितना हो जाएगा 2k λ/g, क्योंकि ई पैरेलल तो खत्म हो जाएगा, 0 0 रखने से बच कौन जाएगा, ई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कभी कभी सवाल में पूछ देता है रॉड इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। चलिए अगला केस देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब देखिए रिंग में बेसिकली दो केसेस बनते हैं, ठीक है।
एक तो सेंटर पे, मतलब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के बिल्कुल सेंटर पे ही, ठीक है, और एक एक्सिस पे, एक कहां पे, एक्सिस पे। एक्सिस कहने का मतलब कि सेंटर से पास करती हुई लाइन, ठीक है, उसी को बोला था एक्सिस। जैसे कि अगर मान लीजिए ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है, तो ये क्या हो गया, सेंटर से आप कोई भी लाइन ले लीजिए, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करे वो क्या कहलाएगी, एक्सिस। क्या कहलाएगी, एक्सिस। तो इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और एग्जैक्ट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये दोनों हम निकालेंगे। बेसिकली एक्सिस पे निकाल लेंगे तो सेंटर पे भी हालांकि उसी में पुट कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं वो भी तरीका आपको बता दूंगा जो सेंटर पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक मूव करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। सबसे पहले सेंटर पे देखेंगे, ठीक है। रिंग आपको पता ही होगा, रिंग क्या होता है। रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है, एरिया पे होता है, लेंथ पे होता है कि वॉल्यूम पे होता है। क्या आपने रिंग देखा है, क्या रिंग के बीच में कुछ नहीं होता, बिल्कुल हॉलो होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कहाँ होगा, लेंथ पे होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कहाँ होगा, उसके लेंथ पे होगा। तो रिंग बेसिकली, रिंग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, बेसिकली लेंथ पे। किस पे होता है, लेंथ पे। तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या डिफाइन होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो अगर आप रिंग की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए हम क्वार्टर रिंग ही ले लेते हैं। कौन सी रिंग, कैसी रिंग ले, सॉरी हाफ रिंग ले लेते हैं। सर अलग अलग के लिए अलग अलग कराइएगा क्या, मैंने बोला बिल्कुल नहीं। जो फॉर्मूला हाफ रिंग के लिए होगा बस लिमिट चेंज होगी। क्या चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी। बेसिकली सर्कुलर बन नहीं रहा थोड़ा, ठीक है, चलिए एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। इसके सेंटर पे, ये सेंटर है मान जाइए, जिसका रेडियस है r, सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेंटर पे क्या करनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। रिंग है, रिंग कैसा है, हाफ। फर्क क्या पड़ेगा, बस हाफ रिंग, फुल रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, मर्जिया जैसी भी रिंग देते, बस आपको लिमिट बदल दिएगा, आपका आंसर हमेशा बदलते जाएगा। मैं सिखा दूंगा कैसे। अभी सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा डी वेक्टर, फिर से छोटे के लिए फॉर्मूला होता है, फिर से वही काम, छोटा एलिमेंट काटेंगे, आर दूरी पे मानेंगे, सब काम वही। तो कितना होता है, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या ही होता है, क्या डी क्यू यहाँ पे भी हो जाएगा, के लैम्डा डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर। पूरी खेल वैसे ही, ठीक है, ठीक है। फिर से वही खेल, के लैम्डा डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर, वही खेल। लेकिन यहाँ पे देखिए डी एक्स कैसे हम निकालेंगे। क्या इस बार जो एलिमेंट काटेंगे हम, क्या ये भी एलिमेंट, हर एलिमेंट यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। तो किसी एक पार्ट को कंसीडर करें तो ये यहां से कुछ एंगल बना रहा होगा ना, ठीक है। यहां से क्या कर रहा होगा, कुछ एंगल बना रहा होगा, दैट इज थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली डी थीटा। कितना हो जाएगा, डी थीटा। तो ये क्या यही dx है, अरे क्या यही dx है, क्या dx निकाली जा सकती है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो क्या ये dx है, क्या ये डी थीटा है, क्या ये r है। अब बोलेगा सर r तो ये है, मैंने बोला नहीं, सेंटर से कोई भी टचिंग पॉइंट की लाइन जो होती है वो क्या होती है, r होती है। तो ये r, ये डी थीटा, ये dx। आपने पढ़ा होगा एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। क्या यही होता है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा है, मैंने ये ऐसा है, ठीक है। ये कैसा है, ऐसा है। तो आर्क की लंबाई कैसे निकाली जा सकती है, एंगल इनटू रेडियस। तो आर्क यहां से क्या हो जाएगा, आर्क है dx इज इक्वल टू एंगल कितना है, डी थीटा, और रेडियस कितनी है, r। तो dx भी यहां से बदला जा सकता है, dx भी बदला जा सकता है। dx क्या होगा एक्चुअल में, r इंटू डी थीटा। तो इसको मैं लिखा सकता हूं k लैम्डा r इंटू डी थीटा अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। दूरी कितनी होगी, अभी भी बताया, किसी भी सेंटर से टचिंग पॉइंट की दूरी कितनी होती है, r। तो यहां से क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट कर रहा होगा, ऐसे डी वेक्टर। फिर सर ये तो फिर से टेढ़ा है, मैंने बोला बिल्कुल टेढ़ा है। अगर टेढ़ा है तो फिर से हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक पैरेलल और एक दूसरा परपेंडिकुलर। क्या ये थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो ये क्या निकला आपका, डी, ये क्या निकला, दैट इज डी कॉस थीटा। कैसे निकाले सर, बिल्कुल आसान है। डी कॉस थीटा कैसे निकालोगे, डी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की इधर मल्टीप्लाई हो तो कॉस थीटा की उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हो जाएगा के लैम्डा, तब तक r से r उड़ा दो तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन में r इंटू में कॉस थीटा। इंटीग्रेशन हो गया। अगर इंटीग्रेशन हो गया तो डी कॉस थीटा क्या होगा, ex बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन तो वाई एक्सिस। आप पैरेलल परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ex इज इक्वल टू, अब देखिए पूरा खेल होगा लिमिट का। क्या ये
हाफ रिंग है, अगर हाफ रिंग है तो पहला एलिमेंट कितने पे कटेगा, 0 पे। कितना एंगल बना रहा होगा, 0 पे। और आखिरी एलिमेंट कितना एंगल बना रहा होगा, पाई। कितना बना रहा होगा, क्या पहला एलिमेंट 0 डिग्री, क्या आखिरी एलिमेंट 180 डिग्री? हाँ बिल्कुल। लेकिन सर कल को अगर क्वार्टर होता तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, पूरा खेल इसी तरह चलता। क्या पहला एलिमेंट 0 पे कटता और आखिरी वाला एलिमेंट कितने डिग्री पे कटता, 90 डिग्री पे। तो पूरा खेल यही होता। अगर हाफ रिंग है, अगर कैसा रिंग है, हाफ रिंग है, तो जो लिमिट ली जाएगी वो 0 से कैसी ली जाएगी, पहला एलिमेंट 0 पे, आखिरी एलिमेंट 180 डिग्री पे, तो पाई। जो क्वार्टर होगा, क्वार्टर रिंग, वो 0 से, पहला एलिमेंट 0 पे, आखिरी एलिमेंट π/2 पे, तो π/2। ठीक है। अगर कल को सर फुल रिंग हुआ तो बिल्कुल 0 से कितना, फुल रिंग पे कितना बनेगा, कितना बनेगा फुल रिंग पे, 0 से 2 पाई, 360 डिग्री होगा ना। कितना डिग्री होगा, 360। तो 0 से कितनी हो जाएगी लिमिट, 2 पाई। तो यहाँ पे अगर हाफ रिंग है तो 0 से पाई लिमिट चढ़ी, के लेमडा, तब तक के लेमडा बाई आर लोग बाहर आ गए। इनसे पूछा गया क्यों बाहर आए, इन्होंने जवाब दिया भैया हम कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, बच जाएगा बेचारा कॉस थीटा डी थीटा। तब तक अगली लाइन में हमको पता है, इंटीग्रेशन के जानकार लोगों को पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो हो गया के लेमडा बाई आर साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन पाई माइनस में कितना हो जाएगा, साइन 0। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। साइन पाई कितना होता है, साइन पाई कितना होता है, 0। अरे साइन पाई कितना होता है, 0। और साइन 0 भी कितना होता है, 0, 0 माइनस 0, 0। ये तो EX ही खत्म हो गया, तो EX कितना हो गया, 0। बच क्या जाएगा, EY। वो मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे, डी साइन थीटा। तो यहाँ पे बस साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस में कॉस 0। ठीक है, तो हो जाएगा बेसिकली 2। चलिए, स्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग बट ऑन इट्स एक्सिस। पिछली बार और इसमें क्या अंतर है, पिछली बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी था रिंग के कारण ही, बट कहां था, सेंटर पे। कहां था, सेंटर पे। इस बार कहां, एक्सिस पे। मतलब अगर मान लीजिए इस बार मैं रिंग को थोड़ा ऐसे बनाता हूं, रीजन आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक्सिस मुझे बनाना, ये होगा एक्सिस, सेंटर से जुड़ती हुई कोई भी लाइन, दैट इज एक्सिस। ठीक है, इस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा। ठीक है, तो फिर से वही रिंग है तो एक छोटा सा एलिमेंट हम काटेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए ये है, दैट इज dx। ठीक है, इसकी दूरी यहां से कितनी होगी, इतनी होगी दूरी। ये क्या है आपका, ये रेडियस r, ये क्या है, रेडियस r। मैंने मान लिया ये x दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। तो इन दोनों के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस लगाइए। सर एक मिनट सर, रॉड वाले केस में भी तो पाइथागोरस लगाया जा सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, रॉड वाले केस में y वैरी कर रहा था, बट इसमें रेडियस वैरी नहीं कर रहा है। आप dx को कहीं भी काटिए, यहाँ पे काटिए, यहाँ पे काटिए, क्या सेंटर से इसकी दूरी यही होगी, और हमेशा वो कितने किसके बराबर होगी, r की। तो यहाँ पे ये दूरी वैरी नहीं कर रही, इसीलिए हम पाइथागोरस का यूज करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस बार y वैरी कर रहा था, इसलिए मैंने थीटा की मदद ली और ये लेंथ निकाला, ट्रिग्नोमेट्री की मदद ली। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है तो ये दूरी क्या होगी, अंडर रूट में r² प्लस x²। और एज सिंपल एज इट इज, कुछ नहीं है बिल्कुल। अगर d वेक्टर मैं यहाँ पे पता करूँ तो d वेक्टर क्या हो जाएगा, k। फिर से वही खेल, रिंग के किस पे होता है, dx पे, तो k लैम्डा dx अपॉन में कितना हो जाएगा, ये दूरी कितनी है, अंडर रूट में r² प्लस में x²। अब बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, रिंग के केस में dx कितना हो जाता है, r d थीटा। नहीं पता तो याद कर लेना कैसे, dx कितना हो जाएगा, हमेशा आर्क इंटू एंगल इंटू रेडियस, क्योंकि dx क्या है आपका, आर्क है, और आर्क कितना होता है, रेडियस इंटू एंगल, तो r d थीटा। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो हो गया k लैम्डा r d थीटा अपॉन में अंडर रूट में r² प्लस में x²। ये तो सर मेरा d आया ना, मैंने बोला हाँ एग्जैक्टली, ये तो d आया। लेकिन सर यहाँ पे भी तो आपके अनुसार से d वेक्टर ऐसा होगा, हाँ, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डी वेक्टर हमेशा कैसी होती है, दूर जाती हुई होती है। तो ये डी वेक्टर हुआ सर, ये भी तो आज के दिन टेढ़ा हुआ, हाँ बिल्कुल टेढ़ा है। अगर टेढ़ा है तो फिर से 2 कंपोनेंट सर, हाँ फिर से 2 कंपोनेंट, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये हो गया डी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, डी साइन थीटा। अब रुकिए 1 मिनट, जरा रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, रुकिए, क्यों, क्या यहाँ पे मैंने dx काटा, ठीक है, तो ये हुआ। क्या बाई सिमेट्री बोला जा सकता है कि dx यहाँ पे भी कट सकता है। जिस दिन dx यहाँ पे कटेगा, क्या d वेक्टर कुछ इधर को होगा, d वेक्टर इधर को होगा, तो 2 कंपोनेंट फिर से होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, d साइन थीटा। क्या d साइन थीटा से d साइन थीटा कट जाएगा, बच क्या जाएगा, केवल d cos थीटा। मतलब सिमेट्री से हर d साइन थीटा
अपने सामने वाले डी साइन थीटा को काटता हुआ नजर आएगा और बचेगा क्या, केवल डी कॉस थीटा। क्या बचेगा, डी कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, डी कॉस थीटा। डी साइन थीटा तो होगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसके कारण से कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो बच क्या गया, डी कॉस थीटा। और सॉरी, डी कॉस थीटा की बात करें तो ये तो हमारा डी ही हुआ, दैट इज के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे थीटा के नाम पे तो कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर समझदार बच्चा सोचे तो कॉस थीटा उसने दे दिया। कैसे, ये ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, एक्स, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। सॉरी 1 मिनट मुझसे गलती होगी, के क्यू अपन में आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर होती है, ये रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, के क्यू अपन में आर स्क्वायर होता है। ये के है, ये क्यू है और ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर यहां से मैं पता करूं, यहां से मैं पता करूं तो क्या हो गया यहाँ पे, ये तो हो गया कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ हो गई कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लैम्डा आर डी थीटा। अब इसमें डी थीटा तो कहीं ले ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे तो थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट काट ही नहीं रहा है। जो एलिमेंट कट रहा है उसकी कुछ लंबाई है, दैट इज डीएल, और उसकी क्या है, कुछ लंबाई है। तो यहाँ पे तो आर्क इंटू रेडियस का सवाल ही नहीं आएगा, यहाँ डीएक्स क्या है, खुद ही कैसा है, डीएल। तो ये जो लिखा है लैम्डा आर डी थीटा, दैट इज लैम्डा इंटू डीएल। ठीक है, क्यों, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट नहीं काटा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे खुद ही एक छोटा सा पार्ट काटा जा रहा है रिंग का, और उस रिंग की लंबाई, उस छोटे से पार्ट की लंबाई कितनी है, डीएल। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया लैम्डा इंटू डीएल। ठीक है, आर डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरी नहीं कर रहा ना, यहाँ पे थीटा वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक्स अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कितनी चीजें कांस्टेंट, क्या ये एक्स कांस्टेंट है, ज्यादातर लोगों को ये एक्स वेरिएबल लगता है, बट ये एक्स है नहीं वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इससे और इसकी दूरी तो फिक्स है ना, दूरियां तो फिक्स देगा, चार्ज की कुछ दूरी होगी किसी रिंग से, तो एक्स कैसा है, फिक्स है, क्योंकि ये वैल्यू तो बदल नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो फिक्स क्या क्या चीज है। अगर मैं इस लैम्डा को भी खोल दूं तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होता है ना। तो चार्ज कितना है रिंग पे, अगर मैं मान जाऊं कि रिंग पे चार्ज कितना है, क्यू, तो दैट इज क्यू अपॉन में 2 पाई आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, सॉरी तब तक ये हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर, इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या लिख सकता हूं, इन दोनों की गिरा, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1/2, तो ओवरऑल जुट के क्या होगी 3/2। तो ये क्यू इंटू 2 पाई आर इंटू में क्या हो गया डीएल इंटू में ये एक्स। क्या ये पूरी चीज, देखना मैं घेर रहा हूं, क्या ये पूरी चीज कांस्टेंट है, क्या ये पूरी चीज कांस्टेंट है, सोच लेना। अगर ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया, के क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल हमारा ये तो बदल रहा है ना, ये तो वेरी कर रहा है, तो इस डीएल का अंदर ही अंदर इंटीग्रेशन होगा। डीएल कहां से कहां तक होगा, 0 से, पहला डीएल 0 पे कटेगा, तो आखिरी वाला कितने पे कटेगा, 2 पाई आर, क्योंकि डीएल तो 0 से 2 पाई आर वेरी कर रहा है ना। ठीक है, पूरे रिंग की लंबाई कितनी होगी, रिंग एक सर्कुलर शेप में होता है ना, और एक सर्कुलर की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये खोलिएगा तो 2 पाई आर आएगा। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल आएगा, फिर 2 पाई आर रखिएगा, 2 पाई आर, तो इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दैट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हमने क्या किया, एक डीएल एलिमेंट काटा, फिर हमने, जाहिर सी बात है, देखिए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। क्यों रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बदल क्या रहा है, हर बार क्यू बदल रहा है, मैंने शुरू में ही बोल दिया, हर बार क्यू बदलेगा और दूरी बदलेगा, बस। किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, बदलेगा क्या, क्यू और दूरी, बस। ठीक है, ये बदलेगा, और जो वेरी करेगा वो इंटीग्रेशन में फंसेगा, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आएगा। जो चीज वेरी करेगा वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, उसी के हिसाब से हम लेते हैं लिमिट। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। आपको जो काम की चीज है वो जो पूछी जा सकती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी, पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन, ई एंड वी के बीच का रिलेशन। तो आपको 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर में बेसिकली पढ़ाया गया होगा। जो फोर्स होता है वो होता है माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स आई कैप, प्लस में डेल यू अपॉन में डेल वाई जे कैप, प्लस में डेल यू अपॉन में डेल जे
के कैप, ठीक है। ये आपको पढ़ाया गया होगा फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है डेल, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, यू का जेड के। यू क्या होता है पोटेंशियल, यू क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब फोर्स जो होता है बेसिकली अगर मैं एक टर्म में लिखूं तो फोर्स क्या होता है डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में, जो एक्चुअल फॉर्मूला वो क्या है ये, क्योंकि जो फोर्स है वो वाई के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और जेड के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। अब हमको पता है कि यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर मैंने हजारों बार बताया जो फोर्स लगता है दैट इज क्यूई। कितना लगता है फोर्स क्यूई, कितना फोर्स लगता है क्यूई। तो मैम फोर्स को लिख सकते हैं क्यू ई वेक्टर, ये हो गया माइनस ये पूरी कहानी, ठीक है। अगर आप ई वेक्टर को इधर छोड़िएगा क्यू को इधर बुलाइएगा तो ये लिखा है डेल यू अपॉन में क्यू इंटू डी एक्स आई कैप प्लस में डेल यू क्यू इंटू डी वाई जे कैप प्लस में डेल यू क्यू इंटू डी जेड के कैप, ये लिखा है ना। अब आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। अगर सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में है तो, नहीं तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन में सॉरी डेल वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस में डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप, ठीक है। ये तो एक्चुअल बन जाएगा, लेकिन ये आप याद रख सकते हैं यदि कल को अगर सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा काम का कीजिए। अगला जो है मैं 5 मिनट में फाइनल करूंगा आपको डाइपोल्स, ठीक है। ये भी एक पोर्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है डाइपोल्स। ये डाइपोल्स क्या होता है बेसिकली, तो दो चार्जेस जिनसे आप पूछिएगा कि भैया तुम्हारे मैग्नीट्यूड क्या है, ये बोलेंगे कि सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। यदि एक का 2 तो दूसरे का भी 2, लेकिन जो साइन है दोनों का वो हमेशा कैसा होता है अपोजिट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल के बीच में कैसे फोर्स लगता है तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड कैसा होता है सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट, ठीक है। वैसे दो चार्जेस के सेट को बोलते हैं अपन डाइपोल, क्या बोलते हैं डाइपोल। यदि इनके बीच की दूरी कुछ d है तो एक चीज डिफाइन किया जाता है डाइपोल मूवमेंट, क्या डिफाइन किया जाता है डाइपोल मूवमेंट दैट इज q इंटू डी, मतलब चार्ज इंटू में इनके बीच की दूरी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे हो गई ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब दो चीजें पूछी जाती है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ द डाइपोल। तो यदि मैं बात करूं तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। यदि इससे कुछ दूरी पे पी पॉइंट पे यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन निकालेगा, ये और ये। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दोनों का घटा होगा बेसिकली। क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी निकालेगा बनाएगा, और क्या ये भी बनाएगा। अगर हम मान लें कि दोनों के बीच में दूरी है d, कितनी है d, और यहां से इसकी दूरी है a, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा ई वेक्टर, ठीक है, ई डी टू माइनस क्यू। तो क्या होगा माइनस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, दूरी कितनी है ए स्क्वायर, इसके द्वारा लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, कितनी होगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना है डी प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर ए नीट निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज जोड़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा कैसे जोड़ते हैं डायरेक्शन। तो माइनस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा अपनी तरफ, और प्लस के द्वारा कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। दोनों की डायरेक्शन उल्टा है तो दोनों जुटेंगे नहीं क्या होंगे घटेंगे, ठीक है, दोनों जुटेंगे नहीं क्या होंगे घटेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर परपेंडिकुलर अगर एक्सिस पे हो, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो देखिए ये तो था जब एक्सिस पे था, लेकिन जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो देखिए कैसे होगा। अब ऐसे ही आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगा के क्यू अपॉन में, जहां नीचे स्क्वायर है वहां सिर्फ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बात करें इक्वेटोरियल पे तो ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, इनके बीच की कुछ दूरी दैट इज डी। इस पॉइंट पी पे आपसे पूछ दिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ठीक है, इस पी पॉइंट पे क्या बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा क्या इधर की तरफ, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा क्या इधर की तरफ, ठीक है। फिर दोनों के कंपोनेंट होंगे, फिर कटेंगे और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा नीचे बनाऊं इसको अच्छे से बताने के लिए, थोड़ा सा मैं नीचे बनाऊंगा इसको। यदि ये प्लस क्यू है और यदि ये माइनस क्यू है,
दोनों की कुछ दूरी है d, इससे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस पॉइंट पे आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक, जो सेंटर से इसकी दूरी है दैट इज कुछ x, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्या इतनी ही होगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा क्या उसकी डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा क्या उसकी डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी। ठीक है, यदि एंगल की बात करें तो ये थीटा, तो कौन वाला थीटा हो जाएगा, सोच के बोलो, क्या ये थीटा, ठीक है, क्या ये थीटा, अगर ये थीटा तो इसके दो कंपोनेंट, एक किधर की तरफ, एक डी कॉस थीटा इधर की तरफ। ठीक है, एक सेकंड बस, चल देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए ये प्लस क्यू के द्वारा इधर होगा और माइनस द्वारा इधर होगा ना, बेसिकली वही कर रहा हूँ मैं, गलती कहाँ होगी। ठीक है, ये प्लस क्यू के द्वारा इधर की तरफ होगा और माइनस के द्वारा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। ठीक है, यदि ये एंगल लीजिएगा तो ये भी थीटा और ये भी कितना होगा, थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की दूरियां सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्या के ऊपर में आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यदि कल को क्यू सेम आर सेम तो क्यू तो के तो अपना कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम, इसीलिए मैंने दोनों क्या ले लिया, ई वेक्टर। क्या इधर की तरफ इसका एक कॉम्पोनेंट होगा ई साइन थीटा, और क्या इसका क्या होगा नीचे की तरफ ई साइन थीटा। ठीक है, क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा टू ई कॉस थीटा, टू ई वेक्टर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो आप बेसिकली ई नेट क्या हो जाएगा इसका, ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू ई कॉस थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इस ट्रायंगल की मदद से ई वेक्टर आपको निकल ही जाएगा। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रड। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। डाइपोल वाला पोर्शन भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आप देख सकते हैं कैसे हुआ, ये वाला भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो दोनों जुटेंगे और जुट के कितने हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हुआ। अगले टर्म पे हम कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म पूरा डेरिवेशन देखेंगे, और उसके अगले पार्ट में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो तीन पार्ट बेसिकली मैंने बोला था पूरा डेरिवेशन का, जिसमें से पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।